बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट लोकेशन को स्टार्ट किया था, जो कि ओपीएम के इम्पॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शंस में से सबसे पहला फंक्शन है जिनको हमने पढ़ा था। लोकेशन ऑफ प्लांट और लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़, इसको हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया, इसको हमने डिफ़ाइन किया, इसको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखा और कुछ बेसिक सर्कमस्टांसेस डिस्कस किए थे कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जब हमें किसी लोकेशन को सिलेक्ट करना पड़ सकता है। तो उसमें हमने 3 केसेस को डिस्कस किया था कि वी हैव टू सेलेक्ट एन लोकेशन बीइंग एन ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए पहली दफ़ा किसी लोकेशन को चूज़ करना पड़ सकता है। सेकंड केस हमने देखा था कि किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन प्लान के तहत लोकेशन को चूज़ करना पड़ सकता है। थर्ड केस हमने डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अगर मूव करना जा रहे हैं तो देन वी हैव टू सेलेक्ट लोकेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी केस हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से हो या सर्विस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो, जब हमने लोकेशन को सेलेक्ट करना होता है तो इसके लिए कुछ बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें जहन में रखने पड़ते हैं। आज हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन फैक्टर्स को इस लेक्चर में कवर करें। उन फैक्टर्स को, उन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। वो 2 कैटेगरीज हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। कंट्रोलेबल फैक्टर मींस कि ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे यानी मैनेजमेंट के, ऑपरेशन मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर के हाथ में हैं। हम इन फैक्टर्स को पढ़ेंगे जब अभी स्टार्ट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फैक्टर्स कंट्रोलेबल हैं, यानी हम इनको, एक ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजर इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना या रॉ मटेरियल की सप्लाई को पॉसिबल बनाना, ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करना, ऑल दीज आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स विच कैन बी कंट्रोल और मैनेज्ड बाय एन ऑपरेशन मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर। दूसरी जो हमने कैटेगरी इन फैक्टर्स की बना दी है वो है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स वो हैं जिस पे हमारा इख्तियार नहीं होता, वी कैन नॉट कंट्रोल दीज फैक्टर्स। इसमें कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ जाती हैं, कुछ जो है रीजन स्पेसिफिक होते हैं, कुछ वेदर के इफ़ेक्ट्स वगैरह, इस किस्म के जो चीज़ें हैं वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स से कि वाइल सेलेक्टिंग अ सूटेबल लोकेशन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हाट आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। ये जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं इनमें सबसे पहले है प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस, क्लोजनेस, करीब होना। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि कंट्रोलेबल है वो है मार्केट से करीब होना। कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका टास्क या उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे और अपनी सर्विसेज या अपनी गुड्स जो हैं वो कस्टमर्स तक इन टाइम पहुंचाई जाए, इन टाइम पहुंचाई जाए, रीज़नेबल प्राइस पे पहुंचाई जाए। तो इसके लिए उनको ऐसी लोकेशन का सिलेक्ट करना पड़ता है जो मार्केट के करीब हो।
इन अदर केस कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर करती हैं कि उनकी जो लोकेशन है वो मार्केट से थोड़ी दूर हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो कि चाहे सर्विस साइड से हों या मैन्युफैक्चरिंग साइड से हों, उनकी कोशिश होती है कि मार्केट के करीब कोई लोकेशन हो। जिसमें फर्दर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं कि किन सूरतों में हमें मार्केट से करीब लोकेशन को चूज़ करना चाहिए। द प्रोडक्ट्स आर डेलिकेट एंड सस्पेक्टेबल टू स्पॉइलेज। अगर हम ऐसी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो डेलिकेट हैं, फर्जाइल्स हैं, नरम और नाजुक हैं, और उनके स्पॉइल होने का, ख़राब होने का ख़तरा है जल्द, तो फिर हमारी कोशिश होगी कि हमारा जो यूनिट है, हमारा जो प्लांट है, जो और फैक्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो मार्केट्स के करीब हो ताकि वो प्रोडक्ट्स को इजीली मार्केट तक पहुंचाया जा सके। दूसरी सूरत, आफ्टर सेल सर्विसेज आर प्रॉम्प्टली रिक्वायर्ड वेरी ऑफन। अगर हम कुछ ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं जिसके आफ्टर सेल सर्विस ज़रूरी है और हमें पता है कि हमें हमारी इस प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत पड़ती रहेगी, या हम जो सर्विस दे रहे हैं, जिस तरह आपने देखा होगा ये जितनी भी मोबाइल कंपनीज़ हैं, इनके कई छोटी छोटी फ्रेंचाइजीज़, कई ऑफिसेज़ हैं मार्केट में। हमारे गुजरावाला सिटी में हर जगह पे सेटेलाइट टाउन, पीपल्स कॉलोनी, मॉडल टाउन, सिटी हाउसिंग, वापरा टाउन, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके करीब करीब इनकी कोई ना कोई सर्विस सेंटर ज़रूर है, क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कंटिन्यूस है और कस्टमर को हमेशा आफ्टर सेल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह आप अक्सर अपने इर्द गिर्द बहुत सारी जो है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की, मुख्तलिफ़ बाइक वाली कंपनीज़ की या गाड़ियों वाली कंपनीज़ की वर्कशॉप देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी प्रोडक्ट ऐसी है जो जैसे जैसे यूज़ होगी तो इसकी मेंटेनेंस के लिए आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो उसके लिए उन्होंने जो लोकेशन चूज़ की होती है वो मार्केट के करीब होती है। तीसरी सूरत के मार्केट के करीब लोकेशन हमें कब चूज़ करनी चाहिए? इफ़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ हाई एंड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ सिग्निफिकेंटली। देखिए, अभी बात हमने जब शुरू की प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट की, तो उसमें सबसे पहली बात हमने ये पढ़ी कि हर ऑर्गेनाइजेशन की ये ख्वाहिश, ये कोशिश होती है कि अपने कस्टमर्स को इन टाइम और रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ पहुंचाई जाए। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो हमारी प्राइस को अफेक्ट कर रहा हो, प्राइस को इंक्रीज़ कर रहा हो, हमें उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो अगर हम मार्केट से दूर चले जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि हमें उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ता है, तो देन डेफिनेटली उस प्रोडक्ट की कास्ट बढ़ जाएगी, और हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वही, अगर वो कंपेटिटर्स उसी प्रोडक्ट को मार्केट में हमारे से कम कीमत पे दे रहे हैं क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है या हमसे कम है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, तो हम फिर डेफिनेटली ऐसी लोकेशन का इंतखाब करेंगे जो मार्केट के करीब हो ताकि हम इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकें। या लास्ट, कि अगर हम कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बहुत लो है। शेल्फ़ लाइफ मीन एक्सपायरी। जिस तरह अगर हम कोई एडिबल्स, कोई खाने वाली चीज़ें बना रहे हैं, जिस तरह आपने टेट्रा पैक देखे होंगे, ये जो दूध है डब्बे वाला टेट्रा पैक, उसकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है। इसी तरह जो, और अगर आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ किसी बेकरी की कुछ आइटम्स पड़ी हैं, वो बिस्किट्स हैं या कुकीज़ हैं या ब्रेड है, तो उनकी, अब ब्रेड वगैरह की शेल्फ़ लाइफ तो बहुत कम होती है, वो तो 1-2 दिन है। तो अगर हमारा उसका यूनिट, बेकरी का यूनिट काफ़ी दूर हो कि उसको जो है मार्केट में आते हुए ही 1-8 दिन लग जाए या 1 दिन भी लग जाए, तो अगर उसकी शेल्फ़ लाइफ 2 दिन है, तो 1 दिन अगर उसकी ट्रांसपोर्टेशन में गुजर गया तो 1 दिन उसकी शेल्फ़ लाइफ बच गई। उस दिन वो अगर सेल हो जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज़ वो फिर एक्सपायरी प्रोडक्ट में कंसिडर होगी और वो डेफिनेटली हमें नुकसान होगा।
तो इसलिए सबसे पहला फैक्टर जो कंट्रोलेबल में है वो प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट है। और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर करती हैं अपने किसी भी यूनिट को, अपने किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या सर्विस सेंटर को मार्केट के करीब होना चाहिए जहाँ कस्टमर्स का रुझान ज़्यादा है। सेकंड कंट्रोलेबल फैक्टर जो है वो है जी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब अगर रॉ मटेरियल हम किसी ऐसी जगह पे प्लांट की लोकेशन को चूज़ करते हैं जहाँ से हमारे जो सप्लायर्स हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं या उस रॉ मटेरियल की जो मार्केट है वो काफ़ी दूर है, तो उस रॉ मटेरियल को हमारे प्रोडक्शन यूनिट तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है या उस पर काफ़ी कॉस्ट आ जाती है, तो वो डेफिनेटली हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत लाजमी है कि उसके पास रॉ मटेरियल की राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी और राइट क्वालिटी का रॉ मटेरियल उसके पास पहुंचे विदाउट एनी इंटरप्शन। कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है अगर लॉन्ग रूट हो, कुछ भी जो है कुछ स्ट्राइक्स हो सकती हैं, कुछ धरने वगैरह, इस किस्म के बेशुमार अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं जो कि हमारे रूटीन की सप्लाई लाइन को मुतासर कर सकती हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए सेकंड कंट्रोलेबल फैक्टर है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमें ये जहन में रख के अपनी लोकेशन का इंतखाब करना चाहिए कि हमारी जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो इजी हो, स्मूथ हो और विदाउट एनी इंटरप्शन हो। थर्ड इज़ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। चाहे उस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को आप रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए या चाहे फिनिश गुड्स के बाद उसको मार्केट में डिलीवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, दोनों तरह से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को हमने जहन में रखना है। जैसे अभी हमने ऊपर रॉ मटेरियल की सप्लाई के बारे में पढ़ा, तो वो उसमें वो भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में ही आ जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज़ ए ब्रॉडर टर्म। इसमें हम सिर्फ अपने रॉ मटेरियल को अपने प्रोडक्शन यूनिट में लेकर नहीं आना, बल्कि हमने उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस के थ्रू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके पैकेजिंग के बाद मार्केट तक जो पहुंचाना है वो भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में आ जाता है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो अपनी जो उनका ट्रांसपोर्टेशन मोड होता है कि उनके रॉ मटेरियल का और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का वो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देर आर डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स, जैसा कि बाय एयर, बाय रोड, बाय रेल, बाय सी और थ्रू पाइपलाइन। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करती हैं वो उसके करीब करीब अपने यूनिट को या अपनी फैक्ट्री को लगाना पसंद करती हैं। जिस तरह हमें पता है कि हमारे यहाँ करीब में एक बड़ा मशहूर शहर सियालकोट, जो कि एक्सपोर्ट के हवाले से काफ़ी नाम रखता है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है उसकी हमारी पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी। अब सियालकोट की जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारा सामान एक्सपोर्ट होता है। इसलिए देखें कि जो ड्राई पोर्ट है वो भी सियालकोट के करीब समड़याल में है। इसी तरह जब एयरपोर्ट बना तो वो भी गुजरांवाला एक बड़ा शहर है सियालकोट की निस्बत, गुजरांवाला डिवीज़न है, जबकि सियालकोट उसके अंडर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है। फिर भी वो एयरपोर्ट जो है सियालकोट शहर के बिल्कुल करीब बनाया गया, क्योंकि गुजरांवाला की जो इंडस्ट्री है, गुजरांवाला की इंडस्ट्री जो आइटम्स प्रोड्यूस करती है वो मोस्टली 90% लोकल आइटम्स हैं जो लोकल मार्केट में कंज्यूम होते हैं। वेयर एज जो सियालकोट की इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड होती हैं वो चाहे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हों या
खेलों का सामान, स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह हो, वो सब एक्सपोर्ट होती हैं। तो इसलिए ड्राई पोर्ट भी उसके करीब है, एयरपोर्ट भी उनके पास है। अब हमने देखा कि रिसेंटली मोटरवे का लिंक भी सियालकोट को दिया गया गुजरावाला की बजाय, क्योंकि वहाँ से जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक्सपोर्ट और इस किस्म की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की उनको ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसी तरह सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जहन में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि लोकेशन को चूज़ किया जाए तो ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन यानी चाहे इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन हो या चाहे आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन हो। इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन मीन्स सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फैक्ट्री। आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि अपनी फिनिश गुड्स को पैकेजिंग के बाद मार्केट तक पहुंचाना। तो ये होगी जी 3 हमारे फैक्टर्स, जो कि तीनों कंट्रोलेबल फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें अभी तक हमने 3 फैक्टर्स को देखा। सबसे पहला फैक्टर जो हमने देखा वो है जी प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, दूसरा सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। फोर्थ फैक्टर जो है कंट्रोलेबल फैक्टर, फोर्थ वो है जी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ कंट्रोलेबल फैक्टर इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर का अवेलेबल होना। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर, वाटर एंड वेस्ट डिस्पोजल, एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि गैस वगैरह होते हैं, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी में आ जाती हैं। यानी ऐसी लोकेशन को चूज़ किया जाए जहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटीज़ ईजीली अवेलेबल हों। मोस्टली जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो सब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर इंफ्रास्ट्रक्चर हंगरी ऑर्गेनाइजेशंस, पावर हंगरी ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह से अगर हम किसी फर्नेस की बात करते हैं या किसी जो है एलुमिनियम या स्टील की फैक्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे कंटिन्यूस पावर चाहिए होती है, कंटिन्यूस बिजली चाहिए होती है। और मोस्टली आपने देखा होगा जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उन्होंने अपना ट्रांसफार्मर और अपनी कुछ अलग से डेडिकेटेड लाइन जो है वो ली होती है, ताकि अनइंटरप्टेडली, बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी रोक टोक के उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती रहे। इसी तरह कुछ प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनमें कुछ केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है, जैसे कि कोई पेपर मिल है या केमिकल या सीमेंट फैक्ट्री है या सोडियम सिलिकेट की फैक्ट्री है। तो ये प्रोसेस इंडस्ट्री होती है जिसमें कुछ केमिकल डलता है किसी मशीन में या भट्टी में, और वो कुछ काफ़ी घंटे, 1 दिन या 1.5 दिन या 2 दिन वो मुसलसल चलती रहती है। तो उस दौरान उनको गैस हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, उसकी कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है। अगर वो उस दौरान अगर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो सारा प्रोसेस जो है उनका डिस्टर्ब हो सकता है, ख़राब हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा लाखों का रॉ मटेरियल वेस्ट हो सकता है। इसी तरह ये तो हो गया प्लांट को चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। इसी तरह बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जैसे प्रोसेस इंडस्ट्रीज़, केमिकल वगैरह, और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका वेस्ट होता है। वो पानी की शक्ल में हो या वैसे कोई वेस्ट वगैरह हो, तो उसका प्रॉपर भी इंतज़ाम जहाँ पर होना हो वहाँ पे उस लोकेशन को चूज़ करना चाहिए। अब देखिए, ये जो फोर्थ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ना सिर्फ हम किसी प्लांट की लोकेशन को चूज़ करते हुए, बल्कि जैसे मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी कि बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे हम ऐसे पढ़ेंगे जो कि हम आम तौर पर अपना घर बनाने के लिए, अपने जो है घर के लिए प्लॉट ख़रीदने के लिए, जब किसी सोसाइटी किसी लोकेशन का इंतखाब करते हैं, तो इनमें से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम उस वक्त भी अपने सामने रखते हैं। उनमें से एक ये भी है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी वाला, कि हम जब किसी कॉलोनी को चूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं जी वहाँ बिजली है, फिर हम पूछते हैं या देखते हैं कि वहाँ गैस की फैसिलिटी है,
सड़कें यानी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है। फिर हम देखते हैं उसकी लोकेशन किस जगह पे है। अगर हम लोकल ट्रैवल करते हैं तो हमें कितनी प्रॉब्लम होगी, कितना दूर है वहाँ से मेन रोड, कितनी दूर से हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीज़ मिल जाएगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वाइल चूजिंग एनी टाइप ऑफ लोकेशन। उसके बाद फिफ्थ जो है, fifth controllable factor that we are going to discuss now is labor and wages. Labor and wages. लेबर और वेजेस बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि लेबर वो फोर्स है जिससे हमने काम लेना होता है, एक्चुअली काम इन्होंने करना होता है। और इनकी जो वेजेस हैं, इनके जो पे स्केल्स हैं, उसका भी काफ़ी बहुत इशू होता है। अब बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं, बहुत सारे रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लेबर चीप होती है, सस्ती होती है। या बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं जहाँ के लोग ज़्यादा मेहनती होते हैं, वहाँ की लेबर ज़्यादा मशहूर होती है कि वो ज़्यादा दिल लगा के ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं। अब देखें, एक दिन पहले भी बात हो रही थी कि बहुत सारी, जब हमने आई थिंक ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि बहुत सारी जापानीज़ और यूरोपियन और इवन अमेरिकन कंपनीज जिन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अब चाइना में शिफ्ट किए हैं, उसकी वजह भी ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अब हम पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोलेबल फैक्टर ये है कि चाइना में जो लेबर है वो अमेरिका और यूरोप की निस्बत सस्ती है, चीप है। और चाइनीज़ लेबर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वो बहुत ज़्यादा दिल लगा के और मेहनत से काम करते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जब अपने प्लांट की लोकेशन को सिलेक्ट करती हैं तो वो एक ऐसे रीजन को प्रेफर करती हैं जहाँ लेबर के जो वेजेस रेट हैं वो कम होते हैं और लेबर की रिप्यूट ऐसी होती है कि वो ज़्यादा मेहनती और ज़्यादा काम करने वाले हैं। ठीक है। इसी तरह एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि लेबर के रिलेटेड है वो स्किल है। कुछ रीजन्स, कुछ शहर, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ के लोग अपनी एक स्पेसिफिक स्किल की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में चिन्योट का नाम सुनते ही हमारे जहन में फर्नीचर इंडस्ट्री आ जाती है, कि कार्विंग का जो मास्टर होगा वो चिन्योट से ताल्लुक़ रखता होगा। तो बहुत सारी जो बड़ी हमारे यहाँ पे हमारे शहर में या गुजरात में जो फर्नीचर्स के बड़े नाम हैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में, उन्होंने अपना एक छोटा यूनिट लाजमी चन्योट में रखा हुआ है, या वहाँ पे अपने कुछ वेंडर्स रखे हुए हैं जहाँ से वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स आउटसोर्स करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि लेबर के रिलेटेड होते हैं, रीजन स्पेसिफिक, जिसमें लेबर की स्किल, लेबर की इंटेग्रिटी, लेबर की डिग्निटी और लेबर के जो वेजेस रेट हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्रीज ऐसी लोकेशन को भी चूज़ करती हैं। उसके बाद है जी एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक्सटर्नल इकोनॉमीज एक्चुअली वो फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं। दीज आर दोज फैक्टर्स विच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बट can be minimize the cost of your good and can increase the profit of any organization, जिसमें रॉ मटेरियल की सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीज़ें जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती हैं, तो इनको हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। एक्सटर्नल economies of scale can be described as urbanization and locational economies of scale. It refers to the advantage of a company by setting up operations in a large city, while second one
prefers to the settling down among other companies of related industries. यानी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो कि अपनी लोकेशन को चूज़ करती हैं शहर से बाहर, किसी थोड़ा सा शहर से हट के, वहाँ पे थोड़ा खुली जगह पे ज़्यादा जगह लेके। जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि उस किसी स्पेसिफिक टाउन या अपने टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके इर्द गिर्द ही रहना, इर्द गिर्द ही सेटल होना पसंद करती हैं। जिस तरह अगर आप कभी गुजरात सिटी का विज़िट करें, तो अगर आप उस गुजरात शहर के इंटरनल जीटी रोड पे ट्रैवल करें, जहाँ से गुजरात स्टार्ट होता है और एंड तक, तो आपको बहुत सारी जितने भी जो बड़े बड़े नाम हैं, जिस तरह ये रॉयल फ़ैन है या पार्क फ़ैन है या यूनिस फ़ैन है, मेट्रो फ़ैन है, तो आपको ये सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल एक जगह आमने सामने या साथ साथ मिलेंगी। इसी तरह अगर आप एक्सटर्नल जीटी रोड से गुजरात को क्रॉस कर रहे हों टुवर्ड्स रावलपिंडी, तो जितने बड़े बड़े फर्नीचर वाले नाम हैं, चाहे वो नेशनल फर्नीचर है या वो रॉयल फर्नीचर है या और एक दो जो बड़े नाम हैं, वो आपको एक जगह पे आमने सामने या थोड़े साथ साथ या थोड़े थोड़े फासले पर मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशंस का एक अपना डिसीजन होता है कि वो किस तरह की किस लोकेशन को चूज़ करते हैं। और लोकेशन इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड हैव मेनली इंक्रीज्ड कंपटीशन ड्यू टू प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ एंड लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एज ए रिजल्ट mainly increased competition due to production facilities as a result of low transportation and logistic cost। कि पिछले कुछ सालों में 15-20 सालों में, या आप कभी भी देख लीजिए, जितने किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनीज जितनी ज़्यादा होंगी, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, वो प्रोडक्ट आपको उतनी ही रीज़नेबल प्राइस पे मिलेगी और जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हाई होगी। जहाँ पे एक दो कंपनीज़ की मोनोपोली होगी, वहाँ पे रेट और प्राइस जो है वो भी उन कंपनीज़ की अपनी होगी और क्वालिटी भी नहीं मिलेगी। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उस हवाले से हमारी हमेशा से बदकिस्मती रही कि यहाँ पे 3 कंपनीज़ की मोनोपोली रही, सुजुकी, होंडा और टोयोटा। और इन तीनों कंपनीज़ ने अपनी मोनोपोली के थ्रू हमें सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स दी और अपनी मर्ज़ी के रेट्स पर दी। जैसे ही इन कंपनीज़ का कोई कंपेटिटर आया तो इन कंपनीज़ की प्रोडक्ट में बेहतरी भी आई और उसमें एडवांसमेंट भी आई। उसकी एक एग्जांपल ऐसे है कि सुजुकी 1000 सीसी कार में सुजुकी की मोनोपोली बहुत सालों से चल रही थी, कोई उसका कंपेटिटर नहीं था। जब होंडाई कंपनी ने यहाँ पे सेंट्रो लॉन्च की, जो कि 1000 सीसी कार थी, और वो सुजुकी की 1000 सीसी कार खैबर या कल्टस के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थी और उसको लोगों ने काफ़ी जो है अप्रिशिएट किया। अब उस सेंट्रो गाड़ी में सुजुकी की कल्टस के मुकाबले में काफ़ी फीचर्स थे, वो थोड़ी सी एडवांस थी। वो फ्यूल इंजेक्शन कार थी, उसमें उन्होंने पावर स्टीयरिंग का वेरिएंट दिया, उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट दिया, पावर विंडोज़ वाला वेरिएंट दिया, जो कि फिर बाद में सुजुकी को भी ये चीज़ें करनी पड़ी। तो इसी तरह जहाँ पे कंपेटिटर्स होंगे, कंपटीशन होगा, लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इजी होंगी, तो वहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर मिलेगी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में आ जाती हैं। इंटरनल इकोनॉमीज़ तो वो होगी ना कि किस कंपनी ने कितना कैपिटल लगाया है, उसका कितना फाइनेंस इन्वॉल्व है, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है, उसकी मशीनरी कैसी है, ये सब इंटरनल इकोनॉमीज़ है।
यहाँ पे हम जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की चीज़ें हैं, जिसकी मैंने आपको ये चंद एग्जांपल्स दी। लास्ट फैक्टर जो है जी, लास्ट कंट्रोलेबल फैक्टर, वो है कैपिटल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आप सब इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। इस कैपिटल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक है जी, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो होता है वो लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसमें बिल्डिंग की कॉस्ट या उसमें लैंड जो हमने ख़रीदी है उसकी कॉस्ट वगैरह आ जाती है, तो वो वेरी करती है कि हम रीजन टू रीजन या शहर सिटी टू सिटी उसकी कॉस्ट जो है वो वेरी करती है। जो फाइनेंशियल कैपिटल होता है उसकी कॉस्ट वेरी नहीं करती, उसकी कॉस्ट तकरीबन फिक्स रहती है। यानी अगर आप किसी शहर के अंदर किसी लोकेशन को चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो जगह महंगी मिलेगी। अगर आप शहर से थोड़ा हट के लेते हैं तो आपको वो उतनी ही जगह सस्ती मिल जाएगी या उतने पैसों में उससे ज़्यादा जगह मिल जाएगी। लेकिन उसके ऊपर जो आपने प्लांट लगाना है, जो मशीनरी लगानी है, उसकी कॉस्ट सेम ही रहेगी। उस मशीन को आप चाहे शहर के अंदर किसी छोटी सी जगह पे लगाएं या शहर के बाहर ज़्यादा जगह लेके लगाएं, उस मशीनरी की कॉस्ट उतनी ही होगी। तो वो फाइनेंशियल कैपिटल है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने इस कैपिटल को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। आपका जो स्पेशली जो आपका ये फिक्स्ड कैपिटल है उसको आप फाइनेंशियल कैपिटल से और फिक्स कैपिटल को किस तरह आप यूटिलाइज करते हैं, रीजन टू रीजन आप उसको किस तरह से जो है बेहतर तौर पर यूटिलाइज कर सकते हैं। फिक्स कैपिटल कॉस्ट एज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, but on the other hand buildings can also be rented and existing plants can be expanded. Financial capital is highly mobile and don't very much influence decision. For example, large multinational corporations such as Coca-Cola operate in many different countries and can raise capital where interest rates are lowest and conditions are more suitable. तो ये थे जी स्टूडेंट्स कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स, जो कि जर्नल फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली जर्नल लोकेशनल फैक्टर्स, यानी कि ऐसे फैक्टर जो कि कोई भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए है, इसीलिए इनको हम जर्नल लोकेशनल फैक्टर्स का नाम देते हैं। उन जर्नल लोकेशनल फैक्टर्स में मैंने आपको कहा कि कुछ कंट्रोलेबल्स हैं और कुछ अनकंट्रोलेबल हैं। तो अभी हमने कंट्रोलेबल फैक्टर्स को डिस्कस किया। देर आर टोटल 7 फैक्टर्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजर स्पेशली, जिसमें सबसे पहले था प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, लेबर एंड वेजेस, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड कैपिटल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारे बस में नहीं होते, जिन पे हमारा इख्तियार नहीं होता। तो उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है। कब किस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो जाएं, किसी इंडस्ट्री के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, कुछ पता नहीं। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो अनकंट्रोलेबल्स हैं, इनको हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते और ये अच्छे खासा फिर अफेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। गवर्नमेंट ने एकदम से अगर इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स का बढ़ा दिए तो वो डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी, और ये ऐसा फैक्टर है जो हमारे बस में नहीं है। टैक्सेस बढ़ा दिए या कम कर दिए, किसी एक स्पेसिफिक रीजन में इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी, और किसी एक स्पेसिफिक रीजन में एक इंडस्ट्री को या फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट वालों पे ड्यूटीज़ वगैरह ज़्यादा लगा दी, इंपोर्ट ड्यूटीज़, टैक्सेस, एफईडीज़ वगैरह जो है उनको ज़्यादा कर दिया, जिस तरह के आजकल हो रहा है। और एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए जो है उनके
उनको फैसिलिटेट कर दिया और दूसरी तरफ से थोड़ा सा टाइट कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती रहती हैं, वेरी करती रहती हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करती हैं। इसी तरह क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस, अब ये कुदरती चीज़ है और कुदरत पे जो है वो किसी का इख्तियार नहीं है। The geology of the area needs to be considered together with climatic condition. Humidity, temperature, climates greatly influence human efficiency and behavior. Some industries require specific climatic condition. For example, textile will require humidity. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रही होती हैं और उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एक ख़ास किस्म का क्लाइमेट चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल मिल्स हैं, उनको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो। इसी तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपने प्लांट्स ऐसी जगह पे सिर्फ इसलिए मूव किए कि एक स्पेसिफिक एरिया में ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक फोर्सेस, उनको वो रिजल्ट्स अचीव नहीं हो रहे थे जो होने चाहिए थे। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे जहन में होना चाहिए वाइल सेलेक्टिंग अ सूटेबल लोकेशन। बट रिमेंबर, दिस इज़ ए अनकंट्रोलेबल फैक्टर। हम किसी भी वक्त मौसम यानी एक चेंज भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें इन फैक्टर्स को अपने जहन में रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है वो है जी एक्सक्यूज मी जी, नेक्स्ट जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है डैट इज स्पोर्टिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। स्पोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज का होना उस एरिया में, उस रीजन में बहुत ज़रूरी है जहां हम अपने प्लांट को लोकेट करना चाह रहे हैं। स्पोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ का क्या मतलब है कि मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन, जो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उस सारी प्रोडक्ट को कम्प्लीटली खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, बल्कि उसके कुछ पार्ट्स आउटसोर्स कर देती हैं अपने वेंडर्स को। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में दो बड़ी इंडस्ट्रीज़, मैं आपको उनकी एग्जांपल देता हूँ जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है उन। एक एटलस होंडा शेखुपुरा जो कि मोटर बाइक बना रही हैं, वो अपने सारे पार्ट्स जो हैं वो खुद अपनी फैक्ट्री में नहीं बनाते, इन हाउस डेवलपमेंट नहीं करते, बल्कि कुछ पार्ट्स उसके आउटसोर्स होते हैं। गुजरांवाला में या कोई और दूसरे शहरों में बहुत से लोग हैं जो कि उस एटलस होंडा के बाइक के लिए कुछ स्पेसिफिक पार्ट बना रहे हैं। इसी तरह शाहदरा में शेखपुरा रोड पे मिल्लत ट्रैक्टर्स एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जो कि ट्रैक्टर्स बनाते हैं। तो वो मिल्लत ट्रैक्टर्स वाले भी उस ट्रैक्टर के सारे पार्ट्स अपनी फैक्ट्री में नहीं बनाते, बल्कि उनके भी कुछ वेंडर्स हैं, उनके भी कुछ उन्होंने भी कुछ पार्ट्स आउटसोर्स किए हुए हैं। तो ये जो वेंडर्स होते हैं, जो हम जिनको अपने प्रोडक्ट के पार्ट्स आउटसोर्स कर सकते हैं, ये सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती है। इसका होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये हमें हेल्प किए रखते हैं, हमारे लिए एक जो है बहुत बड़ी सपोर्ट होती है इन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ की। इसके साथ साथ सर्विस इंडस्ट्री भी उस एरिया में होनी चाहिए जहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री यानी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होने चाहिए, जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हैं कि फॉर एग्जांपल आपने ऐसी लोकेशन को चूज़ कर लिया जहाँ इर्द गिर्द कोई गुड्स सर्विसेज नहीं है, तो आपको फिर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको ट्रांसपोर्टेशन का सारा इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा, अपना एक ट्रांसपोर्टेशन जो है पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। या जिस तरह ये कोरियर सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज आपके उस एरिया में, उस लोकेशन के आसपास होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें जैसे कम्युनिकेशन है, बैंकिंग सर्विस है। बैंकिंग सर्विस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
हर वक्त हम कैश के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कैश को कैरी नहीं कर सकते। मोस्टली बिजनेस जो है वो चेक्स की सूरत में और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सूरत में अब हो रहा है। तो आपको ऐसी लोकेशन को चूज़ करना पड़ता है, ऐसी लोकेशन को चूज़ करना चाहिए जहाँ पे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हों, जिस तरह बैंक्स हो गए, या कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंसी है, लॉयर्स वगैरह हैं, कुछ लीगल एडवाइज़र्स की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें। फोर्थ अनकंट्रोलेबल फैक्टर इज़ कम्युनिटी एंड लेबर एटीट्यूड्स। बहुत अभी जैसे हमने कंट्रोलेबल फैक्टर में लेबर और वेजेस वगैरह को डिस्कस किया, वहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ की लेबर ज़्यादा डिग्निटी, ज़्यादा हार्डवर्क के साथ काम करती है। इसी तरह कुछ रीजन्स ऐसे भी होते हैं जहाँ की लेबर ज़्यादा तंग करने वाली होती है। तो किसी एक स्पेसिफिक रीजन जिसको आपने सेलेक्ट किया है अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने प्लांट के लिए, उस रीजन के लेबर का, लोगों का एटीट्यूड कैसा है, उनका कल्चर कैसा है। अब जैसे इस्लामाबाद में इंडस्ट्री जो है वो बहुत कम है, और अगर हो भी तो वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, और वो जो है जॉब होल्डर्स हैं। वहाँ पे आपको लेबर मुश्किल से मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करें, तो आप उस एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे वो लोग ज़्यादा हैं उस स्पेसिफिक काम को करने वाले, तो वहाँ आपको लेबर आसानी से मिल जाएगी। उनको आप जो है आपको उनके बहुत सारे लेबर एटीट्यूड्स और उनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में भी सारी चीज़ें जहन में रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा लेबर यूनियंस जो होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। उनके साथ डील करना, उनको साथ लेके चलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होता है। लास्ट है जी कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अम्यूनिटी। Community infrastructure means all manufacturing activities require access to community infrastructure, most notably economic overhead capital such as roads, railways, ports, facility, power lines, service facilities। यानी जो infrastructure availability है वो हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स में इस तरह है कि हम जहाँ उस लोकेशन को चूज़ करें जहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी है। और ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में भी आ जाती है वो इस तरह से कि इन चीज़ों का जो कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें सड़कें हैं, अस्पताल हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका होना वहाँ पे ज़रूरी है। और इनका होना या ना होना, या ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, इनको हम देख तो सकते हैं लेकिन हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डिफरेंट अम्यूनिटीज़ हैं, डिफरेंट फैसिलिटीज़ हो सकती हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। डेट्स वाई दीज कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाई ऑन इन दी कैटेगरी ऑफ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो जी स्टूडेंट्स, ये थे जी आज हमारे कुछ फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए। जैसा कि आपके नोट्स में आपके सामने है कि जो फैक्टर्स हैं उनको हमने मेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जनरल लोकेशनल फैक्टर्स और स्पेसिफिक लोकेशनल फैक्टर्स। तो आज हमने जनरल लोकेशनल फैक्टर्स देखे। जनरल फैक्टर मींस कि ये किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको इन फैक्टर्स को जहन में रखना पड़ेगा। उसमें कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल हैं। तो 7 हमने कंट्रोलेबल फैक्टर्स देखे और 5 हमने अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स देखे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने काफ़ी डिटेल में क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो आप उसको दोबारा कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और जो कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स रह गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम
मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को अलग देखेंगे और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को अलग देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।